वाले समय में यूएसए की जो लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं क्रंच हो सकती है। ओके। अगस्त 2026 से लेके नवंबर 2026 के जो टाइम फ्रेम है उसमें ट्रम्प की कुंडली के हिसाब से मेजर इंजरी के योग है, ऑपरेशन के योग है और हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। वो गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है उसको बोल रहे थे कि नहीं मैं इसको बंद करवा दूंगा, जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसको बोल रहे थे बंद करवा दूंगा और 1 दिन में करवा दूंगा, 2 दिन में करवा दूंगा, बट ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। नमस्कार मित्रों, श्री गणेशाय नमः। दंगल में आपका स्वागत है। अब हमने दंगल शुरुआत की थी तकरीबन 1 साल पहले या एग्जैक्टली 1 साल पहले, कि जहाँ पे हमने ट्रम्प 2.0 में कैसा रहेगा वो डिस्कशन किया था। ये डिस्कशन मेनली इसीलिए हम करते हैं क्योंकि हम सब की मेंटल वेलनेस जो है उसके ऊपर जो दुनिया में हो रहा है उसका सीधा असर पड़ता है और दुनिया में जो हो रहा है उसके ऊपर ट्रम्प साहब का सीधा असर पड़ता है। सो आचार्य धर्माधिकारी जी को हम वेलकम करते हैं दंगल में। नमस्कार। श्री गणेशाय नमः सर। तो धर्माधिकारी जी, हमने जब ट्रम्प के साथ या ट्रम्प के बारे में हमने जब लास्ट डिस्कशन हमारा हुआ था तो वो डिस्कशन में ट्रम्प साहब अभी आए ही थे। अभी उनका वो जो शपथ विधि है वो भी बाकी था क्योंकि हमने ये 23 या 24 नवंबर को किया था। सो हमने उस टाइम पे काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस आपने किए थे कि फाइनेंशियल डिसीशंस लेंगे, फिर ये जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके ऊपर काम करेंगे, जो कि उनका एक स्टेटेड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव भी था, और उनके खुद के कैबिनेट में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप थोड़ा उसको रिकैप करिए कि आपने जो भी प्रेडिक्ट किया था तो उसमें से क्या क्या हो गया है, क्या आपने प्रेडिक्ट किया तो उस हिसाब से। और अगर मित्रों आपको वो जो एपिसोड है वो देखना है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, फर्स्ट एपिसोड दंगल का, तो वो आप देख सकते हैं। ओके सर, जब हमने ये शुरुआत की थी पॉडकास्ट की तब ट्रम्प आने वाले थे, आए नहीं थे, मतलब शपथ बाकी थी, इलेक्ट हो गए थे। हाँ, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे परसेप्शन निकल के आया था कि भाई अब सब फ्लावरी हो जाएगा, इमिग्रेशन बंद हो जाएगा, पॉलिसी बदल जाएगी और इंडिया फर्स्ट की तरह यूएसए फर्स्ट भी हो जाएगा। तब हमने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन भी किया था और उस टाइम पे बोला था कि जो दिख रहा है ऐसा होगा नहीं। तब शायद उस समय पे मानने को लोग तैयार नहीं थे। क्योंकि आपने 3-4 सब्जेक्ट ऐसे भी पूछे थे, जैसे उसमें पर्टिकुलर एलोन मस्क के साथ उनका रिलेशन, न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है तो जो ज़्यादा डेप्थ हो रही है वो भी आपने प्रिसाइज पूछा था। प्लस ऐसा भी पूछा था कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी। तो जो प्रेडिक्शन हमने टाइम वाइज किया था कि फॉरेन पॉलिसी में उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनकी कैबिनेट उनके सामने खड़ी रह सकती है, कहीं ना कहीं उनकी कंट्री में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देख सकते हो लास्ट 1 साल में बहुत सारे लोग बाहर निकले, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, 45 दिन का उनका शटडाउन भी हो गया। तो जो हमने प्रेडिक्ट किया था ऐसा आप अभी मानने को तैयार है। तो अभी आने वाले समय में भी बहुत सारे अभी प्रेडिक्शन बाकी है जो हमने उसकी हिंट दी थी, तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो देखिए मित्रों, यूएस इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना आगे निकल गया है, बट नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में तो यूएस लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी भी है। यूएस का जो प्रॉब्लम ट्रम्प ने इनहेरिट किया वो ये था कि यूएस बजट, मतलब एक्सपेंडिचर, तकरीबन 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स है और उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स है। तो उनको जो बाकी का जो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है या बजटरी डेफिसिट है वो रेज करना पड़ता है बॉन्ड्स बेच के। बॉन्ड का सिंपल मतलब ये है कि आप अभी हमें $100 दे दो और हम आपको 5 साल बाद $110 देंगे या $120 देंगे। वो बेसिक सिंपल एक तरह का लोन तरह का है, बट इट इज़ गारंटीड बाय द अमेरिकन, मतलब वो सॉवरेन गारंटी जिसे बोलते हैं, अमेरिकन कंट्री की उसमें गारंटी होती है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ओके, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में क्या ट्रम्प
अभी तक मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो किया है, मतलब जैसे डोजे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी करवाया था, उसका प्राइमरी टारगेट ये था कि मस्क को बोला था साल में 1 ट्रिलियन मुझे बचा के दो। तो क्या आपको लगता है कि ट्रम्प इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, और आगे जाते हुए इसमें क्या दिख रहा है आपको? ओके सर, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म में कहे तो जो हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि अभी ये पूरा प्रॉब्लम या हाई इन्फ्लेशन वाला या कह सकते हैं कि डेब्ट वाला है या वायलेंस है, वो सितंबर 2026 तक तो चलेगा ही। ओके, मतलब अगले साल सितंबर तक चलेगा। ओके। और गणेशा स्पीक्स आज एकदम फ्री होके ये प्रोडिक्शन कर रहा है, जो अभी आप शायद माने न माने, लेकिन सितंबर 2026 से लेके अप्रैल 2029 अगेन एक बार स्लो ग्रोथ या रिसेशन यूएसए को सामना करना पड़ सकता है। ओके। तो आने वाला समय डेब्ट पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि यूएसए की जो कुंडली है वो भी लियो एसेंडेंट की है, ट्रम्प की भी कुंडली लियो एसेंडेंट की है। हाँ, मेहनत वो जरूर रंग लाएगी, क्योंकि जब 12th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन साथ साथ में राहु केतु और शनि का जो हैवी इन्फ्लुएंस है वो इनको बाहर निकालने में बहुत टाइम ले सकता है। सो मित्रों, मैंने ये जो पर्टिकुलर यूएस का जो डेट का जो प्रॉब्लम है कि मतलब हर साल उनको 3 से 4 ट्रिलियन रेज करने ही करने हैं, और अगर बॉन्ड नहीं बिकते हैं तो बेसिकली वो ठन गोपाली है, मतलब अपनी आमदनी से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और इसके कारण ट्रम्प के जो जितने भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं वो इसके ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, धर्माधिकारी जी ने हमें बताया कि ट्रम्प साहब ये इकोनॉमी को ठीक करने की ट्राई करेंगे, बट जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए वो मिलेगी नहीं। अब ये इससे भी प्रतीत होता है कि उन्होंने जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बेचने की कोशिश की थी वो नहीं बिके, तो मतलब वो मीडियम टर्म पे आए, वो भी नहीं बिके, फिर वो शॉर्ट टर्म पे आए, वो भी नहीं बिके। ओके। और ये जो बॉन्ड्स की बिक्री जो नहीं हो रही है, उसके कारण जो टैरिफ का जो डिसीजन आया कि सारे गुड्स जो यूएस में आ रहे हैं उस पर टैरिफ लगाओ, ताकि हमको रोज़ के 1, 2, 3 बिलियन डॉलर कहीं से मिल जाए, ताकि पूरे साल में हमको शायद 1-8 ट्रिलियन जितना मिल जाए, वो चीज़ उन्होंने ट्राई की। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो टैरिफ वाली सिचुएशन है उसमें कुछ सुधार होगा, या जैसा चल रहा है वैसा ही कुछ चलेगा? ओके। जो अलग अलग कंट्री के साथ उनके जो टैरिफ वाला मुद्दा चल रहा है सर, उसमें आने वाले समय में कोई भी प्रकार का बड़ा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। ओके। रादर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में यूएसए की जो लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं क्रंच हो सकती है। ओके। क्योंकि उनके जन्म के चंद्र के ऊपर से, यूएसए की कुंडली में उनके जन्म के चंद्र के ऊपर से एक ऐसा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है जो उनको दिखाएगा कि भाई इकोनॉमी बढ़ रही है। वास्तविक ऐसा नहीं होगा, ग्राउंड पे ऐसा कुछ ज़बरदस्त नहीं होने वाला। रादर जैसे जैसे समय आगे जाते जाएगा वो कहीं ना कहीं यूएसए और ट्रम्प दोनों फंसते जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, और उनके कारण पूरे कंट्री की तो छवि बिगड़ेगी, लेकिन जो उनका रुतबा था यूएसए का वर्ल्ड के ऊपर वो भी कम होता जाएगा। ओके। क्योंकि हम फाइनेंशियल पार्ट की बात कर रहे हैं यूएस के बारे में, तो आचार्य जी हमें ये बताइए, क्या इंडिया और यूएसए का जो अभी ट्रेड डील हो रहा है, और सरप्राइजिंगली इंडिया ही उसको पुश नहीं कर रहा है, इंडिया बोल रहा है कि नहीं हमारे कुछ कंडीशंस हैं और हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही हम ये डील कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते, तो ये डील का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? यूएसए और इंडिया की अगर दोनों की साथ में कुंडली देखिए तो इंडिया की वृषभ लग्न की कुंडली है और यूएसए की सिंह लग्न की कुंडली है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ओपनली जो आगे ये जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। जितना न्यूज़ में आ रहा है कि भी हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा या थर्ड या बैक चैनल से हो जाएगा, ऐसी जो चर्चा चल रही है उसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है। रादर ऐसा दिख रहा है कि ट्रम्प की कुंडली में जन्म के चंद्र और केतु के ऊपर से सूर्य मंगल जा रहा है,
तो उनका एग्रेशननेस बढ़ जाएगा। ओके जो भी डिसीजन लेंगे वो केवल इंडिया नहीं, हर एक अपनी पॉलिसी में उनका एग्रेशन बढ़ता जाएगा और ये इतने एग्रेसिव हो जाएंगे कि वो यूएसए की पॉलिसी को साइड में रखते हुए डिसीजन लेना शुरू करेंगे। ओके, मतलब डेस्परेशन बढ़ जाएगा उनका। की स्थिति आ जाने आ वाली जाएगी। है। ओके, सो आचार्य जी मुझे एक और चीज़ भी बताइए कि यूएसए की जो लोकल इकोनॉमी जो है, ओके, उसमें अभी एआई के कारण अनएम्प्लॉयमेंट के और उस तरह के जो फियर्स हैं वो भी चालू हो गए हैं। ओके, और वो लोग बेसिकली H1B भी मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप H1B पे आए हो तो ठीक है, यहाँ के बंदों को सिखा दो और फिर आप वापस चले जाओ, और वो सब कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या मानना है, क्या होगा? मतलब पर्टिकुलर H1 से हाँ related? हाँ, मतलब सो यूएसए की जो जॉब्स की जो सिनेरियो है वो उसका फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? और दूसरा ये जो H1B वाला जो इशू है, मतलब जिसमें प्राइमरीली इंडिया को ही इफेक्ट होता है क्योंकि बहुत सारे इंडियन टेकीज उधर हैं, तो उसके बारे में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले बात करते हैं H1 वीज़ा की। तो उसमें जो इंडिया इन्वॉल्व है, तो उसमें 2026 के मिडल के बाद इंडिया की फेवर मिल सकती है। मतलब वीज़ा के लिए वो थोड़ा इजीनेस ला सकते हैं। लेकिन जब बात यूएसए में जॉब डेटा की है या जॉब से रिलेटेड बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड दिक्कतें बढ़ सकती है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हाँ, वीज़ा के लिए पर्टिकुलर वो थोड़ा कोई राहत दे सकते हैं या थोड़ा लूज कर सकते हैं अपनी सिस्टम को। ओके, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यूएसए धीरे धीरे लूप में जा रहा है। ओके, मतलब उनका जो डाउनवर्ड स्लाइड है वो शुरू हो गया है और आगे जाके वो धीरे धीरे एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, वो धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ वो जा रहे हैं। स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं और डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ सकते हैं या ट्रम्प डेस्परेशन में आ सकते हैं। हाँ। तो आचार्य जी, क्या आपको ये लग रहा है कि जो अगले साल यूएसए में जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे उसमें रिपब्लिकन्स को मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या डेमोक्रेट्स को ज़्यादा सीट्स मिल सकती है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जब हम सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष की जब चर्चा करते हैं तो जो रूल्स जन्म कुंडली में देखे जाते हैं, कंट्री के अलावा जो हम बेसिक कुंडली देखते हैं, उसमें फर्स्ट और 7th हाउस मेन माने जाते हैं। पार्टनर कंट्री या विरोध पक्ष, सत्ता पक्ष, ऐसा देखा जाता है। तो आने वाले वर्ष में जो विरोध पक्ष है वो कहीं ना कहीं हावी होता दिख रहा है। ओके, और इसमें ब्यूटी ये है कि जो लोग ऐसा प्रिडिक्ट करेंगे कि ऐसा होगा, उससे वो रिवर्स प्रिडिक्शन आएगा। तो ये जो भी चैनल वाले हैं या जो भी सर्वे है, उसमें जो उनका प्रिडिक्शन होगा उससे रिवर्स आएगा, जो भी प्रिडिक्शन आएगा उस टाइम पे सर्वे में। लेकिन शासक पक्ष से ज़्यादा विरोध पक्ष को होल्ड बढ़ सकता है। ओके, ओके, मतलब ट्रम्प साहब अपनी पॉलिसीज मनवाने के लिए जब उनकी यहाँ पे जो लोकसभा, राज्यसभा, जो भी कुछ है वहाँ पे वो जो बिल पास करने जाएंगे तो उनके लिए और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। ओके, और सर, जब आपने प्रश्न पूछा है ट्रम्प से रिलेटेड, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रम्प की कुंडली में अगस्त 2026 से लेके नवंबर 2026 उनके हेल्थ के प्रॉब्लम आ सकते हैं, इंजरी के योग बन रहे हैं, ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं। ओके, सो ये थोड़ा और भी हाँ, हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, सीरियस तरफ जा रहा है। क्योंकि मतलब बीच में ऐसा अपेरेंट तो नहीं दिख रहा था, बट जैसे बाइडेन का जो सेकंड टर्म था उसमें वो बाइडेन ऑलमोस्ट सेनाइल दिख रहे थे या उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, या ऐसा जो दिख रहा था, ऐसे एलिगेशंस ट्रम्प पे भी लगे हैं। बट अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है उनके बिहेवियर से और ऐसे कि वो सेनाइल हो गए हैं या ऐसा कुछ। बट क्या आपको उस डायरेक्शन में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे उनको? सर, हमने जो समय प्रेडिक्ट किया है ना, उसमें उनके इंजरी के योग है, ओके, ऑपरेशन के योग है, ओके, और वो कितना बड़ा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्थ के इशू अगस्त से नवंबर 2026 बजर है उनके लिए।
शायद हो सकता है कि ये प्रेडिक्शन अभी सही नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब ये समय आएगा तब ऐसे कुछ न्यूज़ आए, ऐसी संभावना ज़्यादा है। मित्रों, मैं यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ और ये प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं 24 नवंबर 2025 को कि आने वाले समय में, मतलब अगस्त 2026 से लेके नवंबर 2026 के या जो टाइम फ्रेम है उसमें ट्रम्प की कुंडली के हिसाब से मेजर इंजरी के योग है, ऑपरेशन के योग है और हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। ओके, सो आचार्य जी, अभी का अगर सिनेरियो देखें तो ट्रम्प साहब आए थे एक पीस के प्लेटफॉर्म पे और वो गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है उसको बोल रहे थे कि नहीं, मैं इसको बंद करवा दूंगा। जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसको बोल रहे थे बंद करवा दूंगा, और 1 दिन में करवा दूंगा, 2 दिन में करवा दूंगा, बट ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। सो आपको ये जो दोनों है, जो युद्ध है या जो बेसिकली ट्रम्प साहब का जो इन्फ्लुएंस है, क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये गाज़ा में या यूक्रेन में कुछ फ़ायदा होगा? सर, जब हमने ये 1 साल पहले पॉडकास्ट किया था तब ये 2 युद्ध चालू ही थे और अभी भी वो थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि बड़े ट्रांजिट तो नेगेटिव ही जा रहे। रादर हम ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में वो ज़्यादा एग्रेसिव होने के कारण कहीं और कंट्री के साथ कहीं ना कहीं वो पंगा ले सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो बजर दबा सकते हैं। अब उसका बैकग्राउंड फाइनेंस के लिए भी हो सकता है या अपना सत्ता बढ़ाने के लिए या यूएसए का जो रुतबा है वो वापस लाने के लिए भी हो सकता है। रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन युद्ध कम नहीं होंगे, रादर बढ़ेंगे। ओके, ओके, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट मोड पे है अभी यूक्रेन वॉर। ओके, फॉर एग्जांपल ट्रम्प साहब ने उनको थर्सडे तक का अल्टीमेटम दिया है, थैंक्स गिविंग तक का, कि भाई आपकी मतलब एज यूक्रेन आप ये सारी जो कंडीशंस हैं, कुछ 25 या 26 कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आप मान लो, जिसमें कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी बोल रहे हैं कि रशिया को वो लैंड देना पड़ेगा, फिर यूक्रेन अपना आर्मी हाफ कर देगा, वो नेटो कभी ज्वाइन नहीं कर सकता, ऐसी टफ कंडीशंस हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर प्लान में ट्रम्प को सक्सेस मिलेगा? सर, यूएसए की कुंडली, ट्रम्प की कुंडली और यूक्रेन की कुंडली अगर तीनों को मर्ज करके देखें तो आने वाले समय में इसमें कन्फ्यूजन रहेगा, इल्यूजन रहेगा और लास्ट में जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट अभी भी डिले हो सकता है। मतलब हम जहाँ से शुरुआत की थी वहीं आप वापस आके खड़े रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंड रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। ओके, ओके। सो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रम्प साहब कहीं और भी अपना एग्रेशन डाइवर्ट कर सकते हैं, तो क्या वो वेनेजुएला होगा, क्या नाइजीरिया होगा? क्योंकि इन दोनों जगह पे जो भी कुछ चल रहा है उसमें वो बार बार बयान दे रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? पहले वेनेजुएला से चालू करते हैं। सर, वेनेजुएला की इंडिपेंडेंस जो कुंडली है, जब उन्होंने स्पेन से अलग किया था, वो 5 जुलाई 1811 थी। ओके, उस कुंडली के हिसाब से देखिए तो बेसिक कुंडली उनकी बहुत अच्छी है। मैं इसलिए अच्छी बोल रहा हूँ कि उनके पास जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या जो एज ए कंट्री होना चाहिए, तो कुंडली बहुत अच्छी है। फिर भी आज वो ट्रम्प के सामने खड़े हैं, तो उसमें 2 चीज़ देखी जाती है। एक तो सबसे पहले कंट्री की कुंडली, और अभी जो सत्ता है जिनके हाथ में, निकोलस के हाथ में, उनकी 23 नवंबर 1962 की उनकी जन्म कुंडली है। हमारे पास दोनों कुंडली है, कंट्री की भी है और उनके पीएम की भी है। ओके, तो स्थिति ये बन रही है कि एज ए कंट्री उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, कंट्री कहीं ना कहीं बच जाएगी या कंट्री को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है आफ्टर दिसंबर। बराबर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये वाला दिसंबर। ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके जो पीएम की जो कुंडली है वो एक अलग स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहते हैं। उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। ओके, वो ऐसा चाहते हैं कि यूएसए उनके ऊपर हावी हो, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। यूएसए उनके ऊपर हावी हो और वो यूएसए को नेगेटिव दिखाकर अपना गेन करना चाहते हैं, क्योंकि गेन हाउस में एक अच्छा प्लैनेट भी जा रहा है उनकी कुंडली में, और वो अपनी सत्ता बचाने के लिए यूएसए को नेगेटिव साबित करके वो अपना होल्ड बनाए रखना चाहते हैं। प्लस साथ साथ में
वो पॉलिटिकल प्रेशर लेके इंटरनेशनल फ्रेंड भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी रहेगी। क्योंकि कन्या राशि है उनकी जो बिजनेस वाली है, भले वो आज यूएसए के सामने खड़े, यूएसए भी उनके सामने सैन्य युद्ध की सब तैयारी चल रही है, तो इसमें फ़ायदा एज ए पीएम निकोलस को हो रहा है, कंट्री को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आगे जाके यूएसए इसमें बहुत हैवी एक्शन में आ सकता है। उनकी इच्छा ऐसी है कि जो प्राकृतिक संपदा है वेनेजुएला की, वो कहीं ना कहीं वो ले ले, और उसके टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है ट्रम्प की भी, तो वो प्रतिबंध ला सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली पीएम की है, तो आने वाले समय में उनका सत्ता पलट भी हो सकता है, मतलब उनको रिप्लेस करके कोई नया पीएम आने की संभावना भी है। ऐसे दोनों को मर्ज करके हम कह सकते हैं। ओके, सो मित्रों, मैंने जो शुरुआत की थी वो यूएसए का जो ये डेट प्रॉब्लम है उससे की थी। आज यूएसए का जो सॉवरेन डेट है वो तकरीबन 37 to 38 ट्रिलियन हो गया है। मैं इस विषय को फिर से इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग, कुछ एनालिस्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि वेनेजुएला, जिसके पास वर्ल्ड के हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है, ओके, और जो माइनेबल है, मतलब वो एक्सट्रैक्टेबल है, उसको माइन किया जा सकता है, एक्सेसिबल है, यूएसए शायद ऐसा कुछ कर सकता है कि वो वेनेजुएला को ये बोले कि आपको हमने, मतलब निकोलस मदुरो की सरकार ओवरथ्रो करने में हमने हेल्प किया, हमने ये सब किया है, तो आप हमें 15 ट्रिलियन के ये जो आपके जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो आप हमें दे दो, हम पैसे नहीं देंगे, आप हमें खाली वो दे दो, ओके। उस तरह से वो अपना जो सॉवरेन डेट है जो आज 38 ट्रिलियन हो गया है उसको कम करने की कोई स्कीम चला सकते हैं। तो वो कुंडली में दिख रहा है कि एज ए कंट्री उनको कुछ अच्छा हो रहा है, ओके, लेकिन मदुरो की कुंडली में उनका सत्ता पलट हो जाए, उनको कहीं रिप्लेस किया जाए, ऐसी संभावना बन रही है। और ये आफ्टर दिसंबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद यूएसए को कुछ फ़ायदा होने वाला है, एक तरफ इस कंट्री को वेनेजुएला का कुछ फ़ायदा होने वाला है, और इनकी सत्ता जा सकती है। तो एक अगर तीनों को कॉम्बिनेशन करे तो ये युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ओके, ऐसा कह सकते हैं। या एटलीस्ट एक ऑपरेशन जैसा तो कुछ होगा, हाँ। कि जहाँ पे वो रेजिम चेंज और वो सब हो सकता है, वो करेंगे। यूएसए के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये है कि उन्होंने जितने भी वॉर्स शुरू किए वो कभी अंत नहीं हुए। मतलब इराक में उन्होंने एग्रेशन किया, फिर अभी भी आज इराक और सीरिया और वो सारी जगह पे सब सिविल वॉर चालू है। उन्होंने अफगानिस्तान में किया, आज अफगानिस्तान में भी सिविल वॉर चालू है। मतलब तालिबान है पावर में, बट तालिबान सिर्फ 60-65% ऑफ अफगानिस्तान ही कंट्रोल कर रहा है। बाकी के 30-35% में तो आईसिस के और बहुत सारे और जो उधर वाले एलिमेंट्स हैं वो सब कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब इफेक्टिवली प्रॉब्लम तो चालू ही है। तो वेनेजुएला में भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यूएसए एक लॉन्ग ड्रॉन ऑपरेशन या लॉन्ग ड्रॉन वॉर में जा रहा है? हाँ, वेनेजुएला सर, लेकिन फ़ायदा कंट्री को ये है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं अच्छी दिख रही है आने वाले समय में। अच्छा, और एक तरफ दिख रहा है क्योंकि ट्रम्प की कुंडली में सूर्य, राहु, चंद्र, केतु साथ में है, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है बराबर कि कल सुबह कुछ और सोच में आ गए तो कुछ और एक्शन ले लेंगे। लेकिन एज ए कंट्री की इकोनॉमी अप आ सकती है। मादुरो की कुंडली में सत्ता पलट का योग दिख रहा है। साथ साथ में जैसे आपने बताया कि भी जहाँ उन्होंने स्टार्ट किया है वहाँ कंटिन्यू उनकी ये यात्रा चालू ही है। वो इसलिए है सर कि यूएसए की जो मेन कुंडली है, जो उनकी 4 जुलाई 1776 की जो कुंडली है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनके 12th हाउस में, मतलब यूएसए की बेसिक कुंडली में उनके 12th हाउस में एक ऐसा प्लेनेट है कि वॉर हमेशा चालू ही रखेंगे। ओके, और उस फाइनेंस का जो लॉर्ड है वो वॉर के हाउस में है। अच्छा, तो उनकी इकोनॉमी वॉर से ही चलती है। बराबर। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में राहु के साथ है। ओके, तो फाइनेंस और वॉर वो लेके आए हैं। उनके लिए केवल बेनिफिट ये है कि 4 अच्छे बड़े प्लैनेट उनके गेन हाउस में है कंट्री के चार्ट में, तो कहीं ना कहीं मित्र से या दुश्मन से उनको गेन हो ही जाता है।
होता रहता है। ओके, सो नाइजीरिया के बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि ट्रम्प साहब तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है जो बोको हराम कर रहा है, तो मतलब ही विल बॉम्ब द रिबेल्स और उस तरह का कुछ धमकी दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, वो कुछ ऑपरेशन शुरू करेंगे? सर, नाइजीरिया की जो जन्म कुंडली बन रही है, जब उनका बंधारण बना गया 29 मई 1919 को उनका फाइनल हुआ था कंट्री चार्ट। ओके, तो सर, जब आपने बोला बोको हराम वाला जो पूरा इश्यू हुआ था और जो नरसंहार हुआ था या जो भी कुछ ना कुछ रहता है वहाँ प्रॉब्लम हिंसात्मक, सर सबसे बड़ा हुआ था 1967 में जब शनि मीन राशि में था। बराबर। और आज जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तब भी शनि मीन राशि में ही है। ओके, मतलब वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। और कंट्री चार्ट में उनकी जो बेसिक कुंडली है उसमें स्थिति ये बन रही है कि आने वाले समय में कंट्री में हिंसा बढ़ेगी। ओके, प्रोफेशन तो वहाँ है, कैरियर है, वो तो एक अलग ही इश्यू है। हाँ। लेकिन उनकी जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भी अभी सत्ता में है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, कंट्री चार्ट में ऐसा है कि हमेशा फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम रहेगा ही। अच्छा। और अदर कंट्री के का सपोर्ट लेके ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। वो अपने आप कहीं बड़ा करके एज ए कंट्री या विकसित देश के तौर पे कभी उभर नहीं सकते। ऐसी Okay. उनकी बेसिक कुंडली है। ओके, ओके, ओके। तो मित्रों, हमने आपको एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बताया, जिसमें कि हमने ट्रम्प साहब और अमेरिका की कुंडली बेसिकली ली, क्योंकि वो आजकल के जो हमारे जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं उसमें ट्रम्प साहब और अमेरिका हैं। और इसके बेसिस पे से हमने आपको ये बताने की ट्राई की कि अगले तकरीबन एक आध साल में क्या क्या हो सकता है। अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर नंबर 2 या 2.0 कब शुरू हो सकता है, और ये जो इंडियन ओशन रीजन जो है, या जो इंडियन या एशियन रीजन है, साउथ एशियन रीजन जो है, उसमें किस तरह के डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। मतलब इंडिया पाकिस्तान से, चाइना से, बांग्लादेश से किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो जब तक आपको मतलब अगला एपिसोड के लिए आप तैयार रहिए, हम इस तरह का कुछ एनालिसिस लेके आएंगे। मित्रों, हम तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम लाते हैं, जिसमें कि टॉपिक्स हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है। आपके कोई प्रश्न है स्पेसिफिकली, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न डालिए। हम वो क्वेश्चंस को नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड होगा उसमें हम आंसर करने की ट्राई करेंगे। दूसरा, गणेशा स्पीक्स की जो ऐप्स हैं, एंड्रॉयड और iOS ऐप्स हैं, वो डाउनलोड कीजिए। आजकल हमारा ब्लैक फ्राइडे ऑफ़र भी चल रहा है कि जिसमें रोज़ आपको एक कंसल्टेशन फ्री मिल रहा है। तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे ज्योतिषियों से आपके जो भी प्रश्न हैं उसके बारे में बात कीजिए। श्री गणेशाय नमः।